हेलो एंड वेलकम टू जीके क्लासेस में गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस पे। आज का तारीख है 26 नवंबर 2021 और आज का दिन है शुक्रवार। पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आज का जो तारीख है ये खास है 26 नवंबर 2021। सिर्फ 2021 नहीं, ये खास है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर को पहले जो है इसको लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। लॉ डे यानी कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। कब? 2015 से पहले इसको प्रत्येक वर्ष कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। बट 2015 से मोदी सरकार ने एक कैबिनेट ब्रीफिंग के जरिए और एक कैबिनेट आदेश के कैबिनेट मीटिंग के बाद ये प्रपोजल लाया कि हर साल जो 26 नवंबर को है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए इसको मेमोरेबल बनाने के लिए क्योंकि 2015 जो है भीमराव अंबेडकर का 115वीं जन्म जयंती थी। उसको याद करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया कि हर साल 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा। अब 26 नवंबर का इम्पोर्टेंस क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है, भारत को जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने इसको एडॉप्ट किया मतलब इसको अपना लिया कि यही भारत का संविधान होगा। और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। डिसीजन का कॉन्स्टिट्यूशन डे का कब लिया गया था? 2015 में। क्यों? क्योंकि उस साल भीमराव अम्बेडकर की 115वीं पुण्यतिथि थी। BR अम्बेडकर इनकी 115वीं पुण्यतिथि थी। अब भारत के संविधान के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। तो भारत का संविधान देखिए दुनिया का जो है सबसे लेंदी संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। इसको बनाने में काफ़ी वक्त 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए थे। काफ़ी बैठकें हुई थी सारी। उस तत्काल समय में जो दुनिया की सारी संविधान को लोग यहाँ जो संविधान निर्माता थे पढ़े जा कर के, और उससे जो अच्छे अच्छे थे थिंग्स थे जिस देश के संविधान में उसको वहाँ से लाए और इधर ला करके चिपका दिए भारत के संविधान में। इससे क्या हो गया कि बहुत सारा बल्कि हो गया। भारत का संविधान में अपना कंटेंट भी है, लेकिन बहुत सारा चीज़ जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जैसे भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से आया है। क्या? ब्रिटेन हम पे राज करते थे और वही जो सिस्टम बना करके गए और वही अभी तक वो चलते आ रहा है उस समय से। और ब्रिटेन वही लाया जो ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। उसी तरह से भारत में जो है लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से आया। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जिसको एकीकृत न्यायिक प्रणाली कहते हैं, ये भी जो है हमारा यूके से आया। फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, मौलिक अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी USSR के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से अपना प्रियम्बल लिया गया है। और वहाँ से जो 3 लिस्ट है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है ये जो है अपना साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे जगह के संविधान को पढ़ा गया और उस संविधान से जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे उस अच्छे अच्छे प्रोविजंस को अपना संविधान में लागू किया, अपना संविधान में लाया गया। और उसके बाद इसको एडॉप्ट 26 नवंबर को पार्शियली एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको कम्प्लीटली क्या किया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया और भारत एक उस दिन से रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। तो ये है 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशनल डे का इंपॉर्टेंस। बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चुन डो हॉर्न आका बोले तो ऑल्सो नून एज, इसका इंग्लिश है, इसका हिंदी में बोलते हैं ऑल्सो नून एज, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म, और इसका हिंदी होता है उर्फ। जनरली जो डॉन लोग होते हैं वो अपने नाम, एक नाम रहेगा और उसके बाद उर्फ लगाते हैं। तो ये चुन डो हॉर्न आका बचर ऑफ गुआंगजू पास्ड अवे, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये जो है एक्स प्रेसिडेंट कौन से कंट्री के हैं जिनको बचर ऑफ गुआंगजू के नाम से भी जाना जाता है, यानी गुआंगजू का कसाई के नाम से जाना जाता है। कौन से राष्ट्र के राष्ट्रपति थे? तो पहला साउथ कोरिया, दूसरा नॉर्थ कोरिया, तीसरा जापान या फिर चाइना। तो इसका जो सही आंसर है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया
कि ये 5वें राष्ट्रपति थे, साउथ कोरिया के 5वें राष्ट्रपति थे। और इस जो जब ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये वहाँ के कमांडर इन चीफ थे, और कमांडर इन चीफ रहते हुए इन्होंने क्या कू किया था, वहाँ तख्ता पलट किया था, और वहाँ तख्ता पलट करने के बाद वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो इनके शासन के समय एक क्वांगजू, वहाँ साउथ कोरिया की एक शहर है, वहाँ पे विद्रोह, लोगों ने इनका विरोध किया, मार्शल लॉ के अगेंस्ट में विरोध किया, और उसी विरोध को दबाने के लिए इन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए जो है कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। और उसमें ऐसा माना जाता है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 1000 से लेकर के 1500 लोगों का उसमें इन्होंने हत्या करवा दिया गया। इसीलिए इनको वचर ऑफ गुआंगजू कहा जाता है, वचर ऑफ गुआंगजू। इसी तरह से चाइना में 1991 में एक वहाँ जगह है, उसका नाम है तियानमेन चौक। वहाँ पे भी लोग, स्टूडेंट्स खास करके, और सेम यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, क्योंकि विद्रोह और जो डिसेंट होता है वो नवयुवक में ही सबसे पहले आता है, और वही लोग क्या करते हैं, डिसेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, और तियानमेन चाइना में भी वही थे, वो लोग भी विरोध कर रहे थे। वहाँ पे तो चाइना में तो टैंक से वहाँ पे जो है टैंक ला दिया गया था सरकार के द्वारा, और टैंक से जो भीड़ थी उसको डिस्पर्स कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पे भी मतलब कितने लोग मरे जिसका उसका कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन उसके बाद से चाइना में फिर कभी कोई किसी तरह का विद्रोह नहीं हुआ, वहाँ के लोग कभी उसके बाद विरोध नहीं कर पाए। तो ये थे चाइना के 5वें राष्ट्रपति। अभी देखें तो साउथ कोरिया की राजधानी जो है वो है सियोल, और साउथ कोरिया के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो मून जे इन है। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। हाँ, साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो वॉन है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन कभी इन दोनों आपस में बनता नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो है एक पूरी तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी है। अमेरिका का इस पे बहुत सारा सैंक्शन लगा हुआ है, लेकिन इस सैंक्शन का इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना का इसको पूरी तरह से संरक्षण मिला है। यहाँ का शासक मोटा भाई को आप देखे होंगे, जिसका नाम है किंग जो उन। यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग, और यहाँ का भी करेंसी वही है जो साउथ कोरिया का है, सिर्फ नेम अलग है। यहाँ साउथ कोरियन वॉन और यहाँ नॉर्थ कोरियन वॉन। ये जहाँ ये अभी जो है यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ अभी पूरी तरह से ऑटोक्रेसी है। बात करते हैं जापान की, तो जापान भी एशियन कंट्रीज में आता है, इसके चारों तरफ समुद्र है। और नॉर्थ कोरिया जो है ये इन दोनों के लिए, जापान के लिए और साउथ कोरिया और जापान, इन दोनों के लिए खतरा है। क्या करता है कि ये जब मर्जी इसको होता है ना, कोई मिसाइल का जो परीक्षण करना होता है, तो ये जो है समुद्र की तरफ छोड़ देता है, और इधर ये साउथ कोरिया है और इधर जापान है, और वो मिसाइल साउथ कोरिया के से ऊपर होते हुए जापान के पार कभी गिर जाता है और कभी पहले गिर जाता है। तो ये दोनों इनसे क्या होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। उस मिसाइल से बचने के लिए जो है जापान अमेरिका के साथ अलायंस किए हुए है, अपना एयर डिफेंस बचाने के लिए, कि अगर किसी भी हाल में नॉर्थ अमेरिका हमला करे तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, बचाएंगे। साउथ कोरिया का भी वही हाल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या होता है नहीं होता है पता नहीं चलता है। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ भी हाल ही में ओलंपिक 2020 में जो होना था, लेकिन कोरोना के कारण टल गया था। 2021 में ओलंपिक हुआ है। यहाँ की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ की जो मुद्रा है येन, और यहाँ के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो फूमियो किशिदा इनका नाम है। तो इस क्वेश्चन से इतना जीके बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत, श्रीलंका और मालदीव ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास के 15वें संस्करण में भाग लिया। आपको बताना है कि उस अभ्यास का नाम दोस्ती, हैंड इन हैंड, वज्र प्रहार या इंदिरा। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्ती है। देखिए, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ये तीनों आपस में ये पड़ोसी कंट्री है। अगर मालदीव, ये देखिएगा आप मैप में, तो ये रहा आपका इंडिया, और ये जो है श्रीलंका और इंडिया, ये जो है पाक स्ट्रेट से दोनों अलग होती है। और यहाँ पे ये है मालदीव, ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं ये है मालदीव। तो भारत और मालदीव को 8 डिग्री चैनल क्या है, वो लैटिट्यूड, जो अक्षांश रेखाएं जो खींची गई है, तो 0 डिग्री जो है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, उसके ऊपर 8 डिग्री नॉर्थ जो गया है, वो 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव को अलग करता है। तो आते हैं क्वेश्चन में। तो इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, दोस्ती। ये एक्सरसाइज एक्चुअली में होता क्यों है, ये एक्सरसाइज जो होने का मुख्य मकसद क्या होता है कि जो इन कंट्रीज की जो सेनाएं हैं उनमें आपस में साइनर्जी बना रहे। देखिए, ये जो इलाका है मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये इलाका जो है, यहाँ से काफ़ी जो है व्यापार होता है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये
रेड सी से जहाज आती है, इधर से यमन की खाड़ी से होते हुए और ये मालदीव के पास से होते हुए यहाँ पे श्रीलंका के नीचे से होते हुए और इधर से जा करके इधर जावा सुमात्रा इधर होते हुए जाती है। अभी यहाँ पर भी जो राम सेतु वाला जो प्रॉब्लम आता है वो यहीं पे है। भारत जो कॉरपोरेट्स हैं या भारत वो सरकार पे दबाव बनाते हैं कि यहाँ पे क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, ताकि जो जहाज को इधर जा करके यहाँ घूमना पड़ता है ये क्या होगा, यहीं से सीधे चला जाएगा। ये प्रपोजल अभी तक पास नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये हुआ। और सब एक्सरसाइज के रूप में देख लेते हैं क्या है। तो हैंड इन हैंड जो है भारत और चाइना के बीच में होता है, वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में होता है, और इंदिरा जो है भारत और रसिया के बीच में होता है, भारत और रसिया के बीच में। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतना जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है, इससे हमारा काफ़ी प्रभावित होता है। इसको बहला फुसला करके श्रीलंका को जो है ना चाइना बहला फुसला लेता है, चाइना वही काम करता है। चाइना का क्या है, ये जो है किसी भी जिस कंट्री को पैसा की ज़रूरत है पहले पैसा दे देता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पैसा दे रहे हैं, और बाद में जब वो पैसा वापस नहीं देता है तो क्या कहता है, आप अपना ज़मीन हमको दे दीजिए। इस पॉलिसी को डेट ट्रैप पॉलिसी कहते हैं। तो ये चाइना दोनों के साथ वही कर रहा है। और इंडिया की तरफ से क्या होता है, इसका झुकाव जो है चाइना की तरफ। अब फिर उसके बाद भारत सरकार लोभ देती है दोनों में ही, तो फिर जो है भारत की तरफ झुक जाता है। ये जो फॉरेन डिप्लोमेसी है ना बहुत ही डिफिकल्ट, किसी कंट्री को मना करके रखना ये वो 9-17, क्योंकि वहाँ जब रिजाइम चेंज होता है एक रिजाइम में भी आपके साथ हो, जैसे बांग्लादेश में जब शेख हसीना होती है तो भारत के साथ होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ रिजाइम चेंज होता है तो फिर वो उसका जो है झुकाव जो है चाइना की तरफ हो जाता है। उसी तरह से श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो गोतबाया राजपक्ष और वहाँ के उपराष्ट्रपति महिंदा राजपक्ष, दोनों भाई हैं। कभी ये महिंदा राजपक्ष पिछला बार राष्ट्रपति थे और गोतबाया राजपक्ष उपराष्ट्रपति, अभी दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिए हैं। यही करते रहते हैं ये लोग। जयवर्धनेपुरम कोटे यहाँ की राजधानी है। मालदीव के बारे में जान लेते हैं। तो मालदीव क्या है कि एक जो है ना ये कोरल रीफ्स हैं, एक ये बड़ा वल्नरेबल सिचुएशन में है मालदीव। अगर क्लाइमेट चेंज के कारण जो सी लेवल राइज होता है तो ये बहुत वल्नरेबल है और सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी यही डूबेगा। यहाँ का जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा टूरिज्म से ही होता है। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि कुकिंग टू सेव योर लाइफ, कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी, संजीव कपूर, वान की मून या फिर मनीष तिवारी। तो इसका जो सही आंसर है वो अभिजीत बनर्जी है। अभिजीत बनर्जी ये जो है वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनको जो है 2019 में अर्थशास्त्र में जो है नोबेल मिला था। और नोबेल इनको किस चीज़ में मिला था? तो हाउ टू एलिविएट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब वैश्विक स्तर पे जो गरीबी है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, इस पे ये शोध किए थे। और उनके इसी शोध के कारण इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 में मिला था। यही ये बुक लिखे हैं, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। आप संजीव कपूर के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये जो है इंडिया के फेमस शेफ हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पे किया गया? 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो है 24 से 27 नवंबर अभी जो है जारी है। इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? पहला आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, कानपुर या फिर मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट अभी आज का जो है ना आजकल का काफ़ी जो है चर्चित टॉपिक हो गया है, क्योंकि आए दिन डिजास्टर बोले तो आपदा आए रहती है। कभी अर्थक्वेक आता है, कभी फ्लड आता है, क्योंकि अभी जो है ना ये क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग इतना अति कर दिए हैं, जिस वजह से जो है ये आपदा, आप अनुमान पहले और अभी में क्या फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, आपदा को किस तरह से फॉरकास्ट किया जाए, उस पर अनुमान किस तरह से लगाया जाए ताकि उससे जो होने वाला डैमेज हो उसको मिनिमाइज कर सके, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों की संगोष्ठी होती है। वो लोग आपस में चर्चा करते हैं किस तरह से इसको कम किया जाए, और दूसरा किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि आपदा होने के टाइम जो है कम से कम जान माल की हानि हो। तो ये कहाँ हो रहा है? आईआईटी दिल्ली में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि
किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को 1.2 बिलियन यूरो यानी लगभग 1025 करोड़ सहायता की घोषणा की है? देखिए अभी हाल ही में COP26 हुआ, ये कहाँ हुआ? ग्लासगो में। ये अभी ग्लासगो में ख़त्म हुआ है। ग्लासगो क्या है? तो स्कॉटलैंड की राजधानी है। स्कॉटलैंड की राजधानी है। स्कॉटलैंड क्या है? तो स्कॉटलैंड एक देश है जो यूके का एक पार्ट है। यूके यूनाइटेड किंगडम, यानी जो आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और एक और वहीं पे जो कंट्री है, ये तीन को मिला करके ही कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड बोलते हैं। तो स्कॉटलैंड में अभी COP26 हुआ। इसी के बाद अभी जर्मनी का एक डेलीगेशन इंडिया आने वाला है, और उसी डेलीगेशन आने से पहले जर्मनी ने घोषणा की है कि भारत जो है क्लाइमेट चेंज को किस तरह से जो है ये रोक सकें, किस तरह से उसको मिनिमाइज कर सकें, उसके लिए क्या करना होगा। तो जो हमको रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे जो परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल या फिर गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो अभी गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? इसको परंपरागत हम लोग मान लिए हैं, लेकिन इसका क्या है? एक लिमिटेशन है, इसका एक सीमित संसाधन है। ये कभी ना कभी क्या होगा? खत्म होगा। और लेकिन इसका खत्म हो या ना हो, ये हमको खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे जो प्रदूषण होते हैं, और उस प्रदूषण के कारण जो CO2 इमिशन होता है, और CO2 इमिशन के कारण जो भूतल का तापमान जो बढ़ रहा है, और उस कारण से जो बर्फ हैं वो पिघल रहे हैं और सी लेवल बढ़ रहा है, तो इसको खत्म होने से पहले हो सकता है ये हमको खत्म कर दे। तो इसीलिए पूरी दुनिया के लोग अब इस पे लगे हुए हैं कि CO2 इमिशन को क्या किया जाए? कम किया जाए, और उसके लिए इसका अल्टरनेटिव खोजा जाए। तो अल्टरनेटिव क्या होता है? तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे जनरेट करें, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मीन्स आप बिजली कोयला से भी बनता है, और बिजली पानी से, पनबिजली जिसको बोलते हैं, पानी से भी बनता है, हवा से भी बनता है, उसी तरह से सौर ऊर्जा से भी बनता है। तो उसको कैसे रिप्लेस करें, इस पे टेक्नोलॉजी, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो उसी के लिए 1025 करोड़ रुपया सहायता का घोषणा किया है। कौन सा देश ने? तो ये जर्मनी ने घोषणा किया है। बात जर्मनी का, तो आइए मैप में देखते हैं जर्मनी कहाँ है। तो ये जर्मनी देखिए, आप यूरोपियन कंट्री में है। ये रहा आपका जर्मनी, ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन, ये जर्मनी है। जर्मनी की चांसलर अभी एंजेला मर्केल है, और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। और जर्मनी का करेंसी क्या है? यूरो है। तो जितने यूरोपियन कंट्रीज है ऑलमोस्ट सभी का करेंसी क्या है? सेम है, यूरो है। यहाँ पे फ्रांस है, देख सकते हैं आप, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। वर्ल्ड फेमस जो एफिल टावर पेरिस में है। और फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये देख रहे हैं, ये है आपका स्पेन में अभी एक तरह से समझिए इंग्लैंड के जैसा राजशाही चल रहा है। वहाँ भी राजा होते हैं, हालांकि राजा के प्रधानमंत्री भी होते हैं, और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। वहाँ के राजा जो प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज वहाँ के प्रधानमंत्री है, और वहाँ के राजा का नाम अभी फिलिप 6 है। और ये देख लीजिए, ये है मोरक्को। ये जो देख रहे हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज है। मोरक्को पहले जो है ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। मोरक्को, यहाँ के जो शासक हैं वो अजीज अखनौज यहाँ के शासक हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की जो मोरक्को की कैपिटल रबात है, और मोरक्को की जो करेंसी है वो दिरहम है। ये स्पेन और मोरक्को के बीच में अगर ध्यान से देखें तो इधर हो गया मेडिटेरेनियन सी, और ये है अटलांटिक सी, और इधर भूमध्य सागर। इस दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहीं से गुजरती है। तो इसको कह सकते हैं कि स्पेन और मोरक्को को अलग कौन करता है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता कौन है? तो वो भी जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इस क्वेश्चन से हम इतना जाने, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 तक ओ स्मार्ट योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी का काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इसका नोडल जो है मिनिस्ट्री है। इसका काम क्या है? देखिए, ओ स्मार्ट, ओ फॉर ओशन सर्विस। इसका जो क्या कर रही है ये, इस स्कीम के तहत सरकार क्या करना चाह रही है? मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए कि पृथ्वी यानी सॉलिड पोर्शन है,
यानी कि जो स्थलीय भाग है वहाँ का तो हम लोग मैक्सिमम दोहन कर ही चुके हैं। तो अब हम लोग जो है क्या यहाँ से दूर जा रहे हैं, यहाँ से दूर ऊपर में तो संसाधन जो है लेकिन ऊपर पहुँचने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं। अब समुद्र में जाने के बाद वहाँ पे जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो उसी तरह से इस स्कीम के जरिए वही किया जा रहा है कि समुद्र जो अभी जैसे ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, समुद्र के द्वारा होता है। उसके कारण समुद्र पे क्या होता है, हो रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। उसके अलावा जो ओवर फिशिंग हो रहा है, समुद्री जो वाइल्ड टैंकर्स जो जाते हैं कई बार वो वाइल्ड स्पिलिंग हो जाता है, जिस वजह से समुद्री जीव का जो वातावरण है उस पर बुरा असर पड़ा है और बहुत सारे जीव क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो उन सब चीज़ों पे क्या असर हो रहा है उसको जांचने के लिए, उसका पता लगाने के लिए और उसको कैसे बचाया जाए उसके लिए उसकी भी जो है जिम्मेवारी इसमें है। उसके अलावा उसका कैसे, यानी जो हमारा समुद्री संसाधन है उसका किस तरह से अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग किया जाए ताकि उसको आदमी के भले के रूप में उसका उपयोग कर सके, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस जो है अभी जितेंद्र सिंह के अंदर आती है। बाकी जितने भी मंत्रालय हैं ये चारों इसके जो है कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के अंदर में ही आता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है पावर दिए हुए होते हैं किनको, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, वही इसको चलाते हैं उनके परमिशन से। इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर गिरकर कितना हो गई है। TFR मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, और इसका मतलब, इसका अगर अर्थ समझे तो हाउ मेनी चाइल्ड पर वुमेन एवरेज, हाउ मेनी एवरेज चाइल्ड पर वुमेन। तो अभी जो रिपोर्ट आई है ये जो है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ये रिपोर्ट जारी की है। सॉरी, पहले क्वेश्चन, इसके पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट मेरे को अभी याद आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है अभी जो है अश्विन वैष्णव के अंदर में है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर में नहीं है, और बाकी सब जो प्राइम मिनिस्टर और जितेंद्र सिंह के अंदर में है। तो इस क्वेश्चन में अभी देख लेते हैं कि एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है। हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है, मनसुख मांडविया है। तो उसके रिपोर्ट के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट भारत में कितना हो गया है, तो इसका जो सही आंसर है 2 हो गया है। यानी औसतन प्रति औरत जो है 2 बच्चा हो गया है इंडिया में। अगर ये सही माना जाए, अगर इस डाटा ये रिलायबल है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो ये एक जो है बहुत अच्छी खबर है भारत जैसे कंट्री में जहाँ की जनसंख्या अनकंट्रोल रूप से बढ़ रही है। क्योंकि हर चीज़ का देखिए संसाधन सीमित है, और संसाधन के उपयोग करने वाले अगर असीमित हो जाएंगे तो संसाधन का अभाव होगा, और संसाधन का जब अभाव होगा तो फिर वहाँ अव्यवस्था होगी। तो ये इसका जो सही आंसर है 2.1, इसको जो है ना रिप्लेसमेंट रेशियो कहा जाता है। इसको रिप्लेसमेंट रेशियो कहा जाता है। मतलब अगर किसी देश का ये 2.1 है तो वहाँ की आबादी कांस्टेंट भी नहीं रहेगी और ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं। एक मतलब जितना बढ़ना चाहिए, जिसको आइडल कहते हैं, आदर्श कह सकते हैं, उतना 2.1 होता है। भारत का इससे पहले कितना था, 2.2 था। इससे पहले जो सर्वेक्षण हुआ था ये 4 में, NFHS 4 में 2.2 था। अगर 1.9 है जैसा कि जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में सारे 2 से नीचे हैं, तो वहाँ की आबादी क्या होती है, घटती है। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार बच्चा पैदा करने के लिए इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन से हम लोग इतना समझे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट एट विच प्लेस, भोपाल, नोएडा, जेवार या फिर रांची। तो इसका सही आंसर है क्या, जेवार। ये जेवार जो है यूपी में है। यूपी का जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है। इसका जो नाम होगा इस नोएडा के नाम पर होगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम होगा। और ये अभी वर्तमान समय में जो है जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो वो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है एरिया की दृष्टि से होगा। भोपाल अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन हबीबगंज है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पे रखा गया। और रांची अभी चर्चा में था क्योंकि अभी 15 नवंबर को जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा था तो उस समय यहाँ भी एक संग्रहालय, म्यूजियम का जो है उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन।
इसका मतलब ये देखिए, ये पहले अपने तरह का पहला प्रयोग है, और ये आदमी क्या क्या कर सकता है और आदमी को कितना इनसिक्योरिटी है अपने जीवन में औरों से, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला डार्ट डबल क्षुद्र ग्रह पुनः निर्देशन परीक्षण मिशन लॉन्च किया है? देखिए, कभी कभी आप जो है सुनते होंगे, न्यूज में आता होगा कि जो पृथ्वी के इतना किलोमीटर दूर से कोई जो है एस्ट्रॉयड पास कर रही है। एस्ट्रॉयड क्या होता है? कुछ नहीं, वो एक पत्थर का बड़ा सा एक टुकड़ा है, जो जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वो भी क्या हो रहा है, घूम रहा है। और वो घूमते 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 अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाती है तो क्या होगा, उसको अपनी ओर खींच लेगा। तो ये हम लोगों को क्या है, डर है। अब डर है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इस मिशन के अंदर ये परीक्षण करने जा रहे हैं कि अगर वो एस्ट्रॉयड आ रहा है और वो ऐसा संभावना है कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये एस्ट्रॉयड है और ये एस्ट्रॉयड अर्थ की ओर आ रहा है, ऐसा संभावना है कि ये क्या इससे टकराएगा और टकराने के बाद क्या यहाँ जान माल की हानि हो सकती है। तो ये जो इस मिशन के अंदर ऐसा प्रयोग किया जाएगा कि इंटेंशनली जो जो यान होगा इसका, वो इंटेंशनली ये रॉकेट क्या होगा, इससे टकरा जाएगा और इसके डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज कर देगा या फिर इसकी गति को धीमा कर देगा, जिससे कि इससे जो लॉस होने वाला हो कम हो। सोच सकते हैं किस तरह के किस किस तरह का प्रयोग हो रहा है। तो ये कौन किया है? इसका पहला ऑप्शन देखिए, यूएसए किया है, रसिया किया है, पाकिस्तान किया है या फिर इंडिया किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो यूएसए है। यूएसए का जो स्पेस एजेंसी है वो नासा है। अब अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे रखा गया है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, एक और रेलवे स्टेशन जिसका नाम पातल पानी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम एक तात्या भील करके एक जो ट्राइब्स हैं, इनको रॉबिन हुड कहा जाता है। भीलों के जो ट्राइबल्स हैं उनका रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा जो पैसा उगाही किया जाता था, तो इसको ये लोग लूटते थे और फिर उसको गरीबों में बांटते थे। उसके अलावा इनके बारे में बहुत सारी कहानी प्रचलित है कि ये जो है अजीबो गरीब तरीके से जो है विलुप्त हो जाते थे। एक बार पकड़ने के लिए इनको 2500 जो है पुलिस आया और फिर भी ये पकड़ में नहीं आ पाए, इसीलिए इनको जो है रॉबिन हुड का उपाधि दिया जाता है। एक और है कि जेपी मोर्गन, ये देखिए यूएसए का एक बैंक है, यूएसए के सबसे बड़ी बैंक है। इसको जो है हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट सिस्टमेटिक बैंक, यानी ये सबसे मतलब दुनिया की सबसे अच्छे बैंकों में इसकी गिनती की जाती है। तो आज का सेशन से इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एक हाँ ज़रूरी बात, अगर आपकी तरफ से किसी तरह का सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए।